नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम विगत परीक्षाओं में यूपीएसआई व यूपी पुलिस में संविधान से संबंधित पूछे गए प्रश्न को हल करते हैं। अभी तक हम 275 प्रश्न हल कर चुके हैं, जिसमें अभी तक हमारी 12 या 13 प्रैक्टिस क्लास हुई होंगी। कुल हम इसमें 350 से अधिक प्रश्न करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। यह हमारी वीडियो प्लेलिस्ट है, आप एक बार जरूर देखें। आइए, आपका आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो वन, यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, यह समवर्ती सूची के अंतर्गत। दिवालियापन और शोध अक्षमता, यह भी समवर्ती के सूची के अंतर्गत। हमारा ऑप्शन डी, शेयर बाजार और वायदा बाजार, यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। हमारा ऑप्शन डी सही है। यह अनुसूची 7 में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें कितनी सूची हैं? 3 सूची हैं। पहली संघ सूची, जिसके संघ सूची में वर्तमान में कुल 100 विषय हैं और मूलतः 97 विषय थे, यानी संविधान लागू हुआ जब 97 विषय थे। अब है राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और प्रारंभ या मूलतः 66 विषय थे। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, प्रारंभ में 47 विषय थे। यह केंद्र और राज्य बीच की शक्तियों का बंटवारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल नंबर 277, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? समवर्ती सूची का रेलवे, यह संघ सूची का हिस्सा है। कृषि आय पर कर, यह राज्य सूची। शेयर बाजार और वायदा बाजार, यह संघ सूची। हमारा ऑप्शन डी, दिवालिया और ऋण शोधन क्षमता समवर्ती सूची का हिस्सा है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 278, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? डाकघर, बचत बैंक, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है, यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य की सुरक्षा संबंधित कारणों से निवारक नजरबंदी, ये नहीं। बाजार और मेल, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी राज्य सूची का विषय बाजार और मेले, ऑप्शन बी सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो हमारा ऑप्शन बी, पत्र कर राज्य सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो हमारा इसमें अभी पत्र कर राज्य सूची, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 242, निम्न में से कौन सी मतें जिस सूची में दी गई उनसे सही मेल खाती हैं? रेल समवर्ती सूची, नहीं। रेल संघ सूची का विषय है। परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन, यह संघ सूची का विषय है, तो हमारा क्यू सही है। डाकघर, बचत बैंक राज्य सूची का, यह राज्य सूची का नहीं, यह संघ सूची का विषय है, तो यानी हमारा क्यू सही, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, केवल क्यू कथन सही है। अगला प्रश्न नंबर 283, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का एक
हिस्सा है। कैदियों को एक राज्य की जेल से दूसरे राज्य की जेल में भेजना, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। राज्य की सुरक्षा से संबंधित निवारक नजरबंदी, ये नहीं। विवाह और तलाक, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। रेल सेवा संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? खाद्य पदार्थ पर अपमिश्रण, ये नहीं। कानूनी शिक्षा और अन्य व्यवसाय, ये नहीं। ट्रेड यूनियन औद्योगिक एवं श्रम श्रम विवाद, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवादक, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 285, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्य के बीच अधिकारों एवं कार्य के आवंटन से संबंधित सूची दी गई? तो मैंने आपको शुरू में बताया 7वीं अनुसूची, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल वर्तमान में 97 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 92 विषय। इसमें प्रारंभ में कुल 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। और इसके बारे में कहाँ से जानकारी ली गई? कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न 286, केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषय के वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संघ सूची में दिए गए विषय पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है, यानी संघ सूची में दिए गए विषय के बारे में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो हमारा पी सही है। राज्य सूची में दिए गए विषय में संघ और राज्य सरकार दोनों ही बना सकती है, नहीं। संघ सूची में दिए गए विषय में केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में संघ और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। तो हमारा पी कथन सही है, यानी डी ऑप्शन पी सही है। अगला प्रश्न, वजन और माप के मानकों के संस्थापन का एक हिस्सा है, यानी माप, वजन और मापन किस समवर्ती सूची का हिस्सा है? तो हमारा ऑप्शन डी है, समवर्ती सूची का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 288, 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर राज्यों के बीच नीतियां, अहम हित के विषय तथा विवादों पर चर्चा या उनकी जांच के लिए एक गठन किया गया था। तुम्हारा ऑप्शन डी अंतर राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। यह अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। विकलांग और अनियोजन के लिए तहत किसका हिस्सा है? तुम्हारा ऑप्शन सी राज्य सूची का हिस्सा है। अगला प्रश्न नंबर 290 है, 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत वह कौन सा बृहत्तम मानदंड है जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित कर को राज्यों के साथ बांटा जाता है? राज्य का क्षेत्रफल, ये नहीं। राजकोषीय अनुशासन, ये नहीं। राज्य की जनसंख्या, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी राजकोषीय क्षमता, यानी हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 291, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार देता है? तो हमारा इसमें अनुच्छेद 253, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 292, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के ए के अंतर्गत
का गठन किया गया था। सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। भारत की आकस्मिक निधि ये नहीं है। धार यह अनुच्छेद 267 के तहत। भारत की लोक निधि ये नहीं। भारत की समेकित निधि यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, भारत के संविधान भारत के नहीं राज्य के विधि निर्माण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है अगर दो से अधिक राज्य के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो हमारा ये कथन बिल्कुल सत्य है। संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्य तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता पर लागू हो, तो हमारा ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। संसद के पास ऐसे अधिनियम को संशोधित अथवा नष्ट करने का अधिकार भी है, तो हमारा ये भी कथन सत्य है। यानी ए और बी सी तीनों कथन सत्य हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 294, जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर संसद को कानून बनाने के सम्मत बनाने हेतु दो अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडल में अपनी सहमति देते हैं और उसी के लिए प्रस्ताव को पारित करते हैं, तो हाँ ये कथन बिल्कुल सत्य है। ऐसा कोई कानून उन्हीं राज्य पर लागू होता है जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव दिए गए हैं, ना कि सभी राज्यों पर, तो ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन ए पी क्यू दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 295, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य राज्य सूची का एक हिस्सा है? तुम्हारा ऑप्शन सी प्रकाश स्तंभ राज्य संघ सूची का हिस्सा है। अगला प्रश्न नंबर 296, भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खाना बंदोश और प्रवासी जनजाति के अधिकार क्षेत्र को किस सूची के अंतर्गत है? तुम्हारा ऑप्शन सी है समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न 297, अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपात सुनिश्चित हो। कथन सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 257 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले, तो हमारे ये भी कथन सत्य हैं। यानी ऑप्शन डी पी और क्यू दोनों। राष्ट्रपति कितने वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है? तो हमारा ऑप्शन डी 5 वर्ष के बाद। अभी हमारा 16वां वित्त आयोग का गठन जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अगला प्रश्न नंबर 299, भारत की सांकेतिक निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रण करने के सिद्धांत पर कौन राष्ट्रपति की सिफारिश करता है? तुम्हारा ऑप्शन बी वित्त आयोग। समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय पर विधि या कानून बनाने का अधिकार है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी संघ एवं राज्य दोनों को अधिकार है। प्रश्न नंबर 301, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति निम्न से किस क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बना सकता? तुम्हारा ऑप्शन बी मिजोरम
के लिए। प्रश्न नंबर 302, किस अनुच्छेद में संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कृषि, जो कि राज्य सूची में है, को समवर्ती सूची में लाया जा सकता है? यानी संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सीधा सवाल ये है। तो हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 के तहत। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों से पूरा किया जाता है। तुम्हारा ऑप्शन ए, भारत की सामाकेतिक कोष द्वारा, जो कि अनुच्छेद 266 के ए में बताया है। प्रश्न नंबर 304, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा भारत के संविधान भाग 14 से संबंधित है, उसके बारे में बताया गया है। अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारतीय वन सेवा, ये भी अखिल सेवा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये भी है। भारतीय पुलिस सेवा, ये भी है। तो हमारा ऑप्शन सी, भारतीय विदेश सेवा, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से एक अखिल भारतीय सेवा है। तो हमारा ऑप्शन सी, भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 306, भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो हमारा ऑप्शन डी, 2009 में की गई थी। अगला, संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य के सभी या किसी भी जरूरत को पूरा करता है? तो हमारा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल। हमारा ऑप्शन बी सही है। ये क्या है? सार्वजनिक अधिकारों को कुछ सूचनाओं के प्रकट से छूट दी गई है, जैसे, यानी ये है बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित जानकारी, यहाँ इससे संबंधित छूट दी गई है। एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, ये सही। व्यापार रहस्य, ये भी सही। भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना, ये भी। यानी हमारा चारों सही हैं। तो हमारा ऑप्शन बी, ए बी सी डी, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 309, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो हमारा ऑप्शन बी, भाग 14 से भाग 2 में नागरिकता संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है? तो पहले गांव यानी ए, उसके बाद तालुका बी, तालुका के बाद राजस्व विभाग डी, उसके बाद सी, कलेक्टर। तो हमारा ए बी डी सी, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 311, अनुलाभ परिलब्धि की परिभाषा एक परिभाषा है, यानी अनुलाभ या परिलब्धि की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है, यानी हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन बी, 1991 में अधिनियमित किया था। प्रश्न नंबर 313, संविधान के अनुसार सिविल सेवक से संबंध में इनमें से कौन सा सही है? अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। तो हमारा ये कथन है। 311 अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं की पद से हटाने के संबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित
यहाँ प्रतिहित शासी कार्रवाई से बचाता है, तो ये भी गलत है। 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताता है, यानी हमारा ऑप्शन डी ना तो पी और ना तो क्यू सही है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 14, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा लोक सेवक से संबंधित में सच है? अनुच्छेद 309 बढ़ती सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है, तो हमारा ये सही। अनुच्छेद 311 ये आ गया ना, आ गया, कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा, यानी हमारा दोनों कथन सही है। इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है, तो हमारा ऑप्शन डी केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी हमारा ऑप्शन डी सही। इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती नहीं कराता? तो हमारा ऑप्शन डी मंत्री सिफारिश है, इस पर भर्ती नहीं कराता, नहीं हमारा ऑप्शन डी सही। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य, तो राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति। अगला, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा है? पी प्रधानमंत्री, क्यू लोकसभा के विपक्ष के नेता, आर भारत के मुख्य न्यायाधीश, एस भारत के राष्ट्रपति। तो इसमें प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति समिति का एक हिस्सा है, तो हमारा ऑप्शन डी पी और एस सही है। प्रश्न नंबर 319, प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितता की निगरानी करता है, तो उसे सूचित करना होगा, तो हमारा ऑप्शन ए केंद्रीय सतर्कता आयोग को सूचित करना होगा, नहीं हमारा ऑप्शन ए सही है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।